नमस्ते नमस्कार। सिद्धू विनर क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक अभिनंदन वंदन है। देखिए, हम लोग पढ़ रहे हैं चक्रवात के बारे में और चक्रवात का जो है पार्ट 2 है। चक्रवात के बारे में पढ़े थे हम लोग कि कैसे चक्रवात आता है, कहाँ से बहता है। ठीक है, तो साइक्लोन के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो आज इसका पार्ट 2 है। पार्ट 2 के बारे में देखिए, हम लोग जहाँ तक छोड़े थे वहीं से स्टार्ट कर रहे हैं। शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात पढ़ेंगे, क्योंकि उष्ण कटिबंधीय चक्रवात के बारे में हम लोग समझे थे और शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात के बारे में पढ़ रहे हैं। देखिए, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात को एक और नाम से जाना जाता है। इसका नाम जो होता है बही उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। क्या नाम से जानते हैं बेटा? बही उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। अगर कहीं पर भी आ जाए कि बहिर उष्ण कटिबंधीय चक्रवात को और किस नाम से जाना जाता है, तो आप लोग बताइएगा। शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात। एक ही सिक्के के दो पहलू, एक ही सिक्के के दो पहलू। अब लोग हम आते हैं इधर। ये चक्रवात शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में गर्म, ये चक्रवात शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में गर्म, आर्द्र तथा हल्की पछुआ पवनों एवं अत्यंत शीतल, सघन व भारी ध्रुवीय पवनों के अभिसरण के कारण बनते हैं। देखिए कैसे बनते हैं। पहले बात रहेगी गर्म रहेगी, कटिबंध क्षेत्र में क्या रहेगी? गर्म। फिर आर्द्र हवा चलेगी, हल्की रहेगी, पछुआ पवनें हल्की हल्की चलती रहेंगी, शीतल भी रहेंगी और सघन भी रहेंगी। सघन मतलब भारी मात्रा में, ठीक है। और भारी ध्रुवीय पवनों के अभिसरण के कारण बनती हैं। जैसे कि ये हमारा ग्लोब है, देखिए ये उप ध्रुवीय निम्न दाब है। ये जो बाटा है ये ध्रुवीय पवनें हैं। कौन सी पवनें बेटा? ध्रुवीय पवनें। ये देखिए ऊपर से नीचे की तरफ आ रही हैं। बात समझ रहे हैं? इसको ही बोलते हैं क्या? ध्रुवीय पवनें। और ये देखिए पछुआ पवनें जो हैं ये कहाँ जा रही हैं? ऊपर की तरफ। कहाँ जा रही हैं? ऊपर की तरफ। तो ये क्या करेंगी? आपस में टकराव करेंगे ही। जैसे देखिए ये कौन सी पवनें हैं? ऊपर की तरफ से आ रही हैं, ध्रुवीय पवनें। और ये जो यहाँ आकर मिल रही हैं इसको कहते हैं वाताग्र। क्या कहते हैं? इसको वाताग्र कहते हैं। वाताग्र को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? फ्रंट। क्या कहा जाता है? फ्रंट। देखिए इसमें होता क्या, ये चक्रवात उप ध्रुवीय क्षेत्रों में वाताग्रों के सहारे बनते हैं। ये चक्रवात क्या होते हैं बेटा? उप ध्रुवीय क्षेत्रों में वाताग्रों के सहारे बनते हैं। तो आप अगर वाताग्र की बात करेंगे तो वाताग्र चक्रवात क्या होता है? तो ये चक्रवात उप ध्रुवीय क्षेत्रों, उप ध्रुवीय देख रहे हैं ना, यहाँ देख रहे हैं जो दोनों हवा बीच में मिल रही है, इसी को उप ध्रुवीय क्षेत्र कहते हैं। तो उप ध्रुवीय क्षेत्रों में वाताग्रों के सहारे बनते हैं। बात समझ में आ गई? आगे देखिए अब हम जानना चाहेंगे कि वाताग्र क्या होता है, फ्रंट होता क्या है। देखिए ये लगभग 3 से 50 किलोमीटर चौड़े, 3 से 50 किलोमीटर चौड़े। बात समझिए, चौड़ाई इनकी कितनी होगी? 3 से 50 किलोमीटर के बीच होगी। तथा हजारों किलोमीटर लंबे वायु के संक्रमण क्षेत्र। इनका जो वायु क्षेत्र होता है हजारों किलोमीटर लंबे होते हैं। सोचो कि 1 किलोमीटर यहाँ से चनिया है। बात समझ रहे हैं? तो सोचिए कि इतना हजारों किलोमीटर क्षेत्रफल इनका होता है लंबाई में, जिसमें निम्न वायु दाब पाया जाता है। उसमें कौन सा वायु दाब पाया जाता है? निम्न वायु दाब। वाताग्रों के दोनों ओर भिन्न गुणों वाली वायु राशियां पाई जाती हैं। जो वाताग्र होता है इसके दोनों ओर भिन्न गुण वाली क्या होती है? भिन्न गुणों वाली वायु राशियां पाई जाती है। बात समझ में आ रही है? अब इसके बाद वाताग्रों के प्रकार, वाताग्रों के प्रकार, फ्रंट, टाइप्स ऑफ फ्रंट, ठीक है। इसको जानेंगे कि वाताग्र कितने प्रकार के होते हैं। देखिए जो वाताग्र होते हैं 4 प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा बेटा? अचर या स्थिर वाताग्र। कौन सा होता है? अचर या स्थिर वाताग्र। दूसरा उष्ण वाताग्र। दूसरा कौन सा है? उष्ण वाताग्र। तीसरा शीत वाताग्र। कौन सा होता है? शीत वाताग्र। और चौथा होता है अधिविष्ट वाताग्र। कौन सा होता है? अधिविष्ट वाताग्र या संरोधी वाताग्र, या संरोधी। तो वाताग्र कितने प्रकार के हुए? 4। कौन कौन से? अचर या स्थिर वाताग्र, उष्ण वाताग्र, शीत वाताग्र, अधिविष्ट या संरोधी वाताग्र। बात समझ रहे हैं? तो इसको नोट कर लीजिए। पढ़ लिए थे हम लोग वाताग्र के बारे में, चक्रवात पढ़ रहे हैं। वाताग्र के आगे हम लोग हमारा टाइप्स ऑफ वाताग्र जो था 4 भाग में बटा था। पहला जो भाग है अचर या स्थिर वाताग्र। क्या है? अचर या स्थिर वाताग्र। देखिए इसके बारे में समझते हैं हम लोग कि अचर या स्थिर वाताग्र होता क्या है।
इसमें वाताग्र स्थिर होता है। कल वाताग्र के बारे में भी बताया गया था। इसमें वाताग्र स्थिर होता है। इसमें ध्रुवीय एवं पछुआ पौने अगल बगल से गुजरती है, कोई भी वायु दूसरे के क्षेत्र में प्रवेश नहीं करती। देखिए ये अचर वाताग्र क्षेत्र है और इसके देखिए ऊपर ध्रुवी पौने हैं और पछुआ पौने हैं। ये क्या करती हैं कि अगल बगल चलती रहती है, बात समझ रहे हैं, लेकिन ये बीच में आपस में टकराती नहीं, आपस में टकराती नहीं है। देखिए ध्रुव पौने हैं और ये कौन है, पछुआ पौने हैं, अगल बगल इसके क्या रहेंगी, चलती रहेंगी। तो नेक्स्ट देखिए इसमें मौसम शांत व स्थिर होता है। जब अचर वाताग्र की बात होगी तो आप उसमें समझ लीजिएगा कि मौसम क्या होगा, इसमें शांत व स्थिर होगा। बात समझ रहे हैं, न ज्यादा गर्मी होगी, न ज्यादा ठंडी होगी, न ज्यादा बरसात होगी, मौसम एकदम शांत होगा, न ज्यादा हवा चलेगी। आगे आते हैं हम लोग, ये रहा अचर या स्थिर वाताग्र। अब आगे बात करेंगे उष्ण वाताग्र की, जो दूसरा टाइप है उष्ण वाताग्र की, इसको बोलते हैं वार्म फ्रंट इंग्लिश में। देखिए उष्ण वाताग्र के प्रदेश में, उष्ण वाताग्र के प्रदेश में उष्ण वायु तीव्र व प्रबल होती है, जो शीतल वायु से टकराकर ऊपर की ओर उड़ जाती है। बात समझिए, देखिए यहां से वायु उठ रही है, जब ये वायु रहेगी गर्म रहेगी, कैसी रहेगी, गर्म रहेगी, और यहां जाएगी जब तो ठंडी व संघनित हो जाएगी। जब ऊपर की ओर जाएगी वायु तो क्या हो जाएगी, संघनित व ठंडी हो जाएगी, और जब संघनित व ठंडी होगी तो ये बादल का रूप लेगी। किसका रूप, जब बादल का रूप ले लेगी तो इसका जो विस्तार क्षेत्र होता है बहुत दूर तक होता है। इसका विस्तार क्षेत्र उष्ण वाताग्र का क्या होता है बेटा, बहुत दूर तक होता है। और जब बहुत दूर तक होता है तो इसको स्तंभी वर्षा कहते हैं। तो वर्षा कैसी होगी, स्तंभ जैसी, सीधी वर्षा। बात समझ रहे हैं, सीधी वर्षा देखते हैं बहुत चोट पहुंचाती है। बात समझ रहे हैं, तो ये सीधी वर्षा होगी। अब देखिए उष्ण वाताग्र का ढाल मंद होता है। ये जो ढाल है ये ऐसा होने के कारण ये क्या होगा, बहुत ही मंद होगा, धीरे धीरे होगा। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, बहुत ही मंद होगा। इसमें वर्षा स्तरीय मेघों से दूर तक वर्षा होती है। बताई दिए कि जब बादल बनेगा तो वर्षा क्या होगी, बहुत लंबी होगी, दूर तक होगी। तो उष्ण वाताग्र आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, अगला नंबर है शीतोष्ण वाताग्र या शीत वाताग्र। ठीक है, कोल्ड फ्रंट के बारे में पढ़ेंगे। कोल्ड फ्रंट होता क्या है, देखिए जहां शीतल वायु तीव्र होकर, जहां शीतल वायु तीव्र होकर गर्म वायु को ऊपर उठा देती है। अब यहाँ पे शीतल वायु है, तीव्र होकर गर्म वायु को क्या करेगी बेटा, ऊपर उठा देगी, वहां शीत वाताग्र होगा। वहां पे क्या होगा, शीत वाताग्र। जैसे शीत वाताग्र का ढाल तीव्र होता है, ये क्या होता है कि ऐसा होने के कारण इसका ढाल क्या होता है बेटा, बहुत तीव्र होता है, बहुत झटके में आ जाता है। बात समझ रहे हैं। बाकी देखिए इसमें कपासी वर्षा मेघों का निर्माण होता है। जब ये शीत वर्षा जाएगी ऊपर गर्म होगी तो ये कौन सी होगा, कपासी वर्षा मेघ बादल बनेगा। बात समझ रहे हैं। आगे इसमें तड़ित झंझावटों के साथ भारी वर्षा होती है। इसमें बहुत ज्यादा वर्षा होगी, भारी वर्षा। जब कपासी वर्षा मेघ बनेंगे तो ये भारी वर्षा कराएंगे। ठीक है, उनकी बूंदी क्या होगी, थोड़ा सा मोटा होगी। ठीक है, और भारी वर्षा, तेज वर्षा सुने हैं आप लोग, मूसलाधार बारिश, वही होगी। आगे देखिए शीत वाताग्र के बाद शीत वृत्तांश की स्थिति आती है, जिसमें मौसम साफ व शांत हो जाता है। उसके बाद क्या स्थिति बनती है, मूसलाधार बारिश के बाद, कि मौसम क्या हो जाता है, शांत और शीतल बन जाता है। बात समझ रहे हैं। साफ व शांत हो जाता है तथा तापमान कम हो जाता है। और आप लोग देखे होंगे कि जब कपासी वर्षा मेघ बरसते हैं, बहुत तेज बारिश होती है, तो बरसने के बाद क्या होगा कि जब बरसने के बाद का मौसम देखना, साफ हो जाएगा, स्वच्छ हो जाएगा, और शीतल मतलब ठंडा ठंडा महसूस होगा। बात समझ रहे हैं। जैसा कि इस समय बारिश हो रही है लेकिन धूप हो जा रही है, इससे थोड़ा माहौल गर्म हो जा रहा है, नहीं तो अब तक क्या होती, शीतल और ठंड वाला मौसम आप लोगों को दिखाई दे। बात समझ में आई, नोट कर लीजिए। इसके बाद कौन सा है जी हेडिंग, ठीक है, इसके बाद वाला हम पढ़ा रहे हैं, पहले नोट कर लीजिए। देखिए हम लोग पढ़ते हैं अधिविष्ट वाताग्र या संरोधी वाताग्र पर।
किसके बारे में? अधिभीष्ट वाताग्र या संरोधी वाताग्र, ये चौथा है वाताग्र के प्रकार में। तो इसमें देखना क्या है कि जब शीत वाताग्र आगे बढ़कर उष्ण वाताग्र के क्षेत्र को अधिग्रहित कर लेता है तथा उष्ण वायु धरातल से पूरी तरह ऊपर उठ जाती है। यहां देखिए, ये जो उष्ण वायु है ये धरातल से क्या हो रही है, पूरी तरह उठ रही है कि नहीं उठ रही है? पूरी उठ जाती है, तो इसे अधिवृष्ट वाताग्र कहा जाता है। इसमें पुनः मौसम शांत व स्थिर हो जाता है। इसमें भी पुनः मौसम क्या होता है? शांत व शीत हो जाता है या स्थिर हो जाता है। बात समझ रहे हैं? आगे देखिए, जो परीक्षा में थोड़ा आते हैं क्वेश्चन, उसके बारे में हम लोग समझेंगे। इन चारों टाइप्स से क्वेश्चन बनते हैं। जो देखिए, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात आकार में उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों से बड़े होते हैं, परंतु ये विनाशकारी नहीं होते। देखिए, उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों से शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात आकार में क्या होते हैं? बहुत बड़े होते हैं, ठीक है, पर इसमें ये विनाशकारी नहीं होते। बात समझ रहे हैं? ये विनाश नहीं, क्षति नहीं पहुंचाते। आगे नेक्स्ट, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात का ही उदाहरण उत्तर भारत में होने वाला पश्चिमी विक्षोभ है। पश्चिमी विक्षोभ उत्तर भारत में आता है, तो यही कारण रहता है शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात का, ठीक है। पश्चिमी विक्षोभ का मतलब होता है ये भूमध्य सागर से पश्चिमी जेट स्ट्रीम के साथ आते हैं, ठीक है। इतना रहा हमारा वाताग्र के बारे में। अगला इसको नोट कीजिए। देखिए, ये न्यू सेशन है हमारा आर्द्रता का। किसका? आर्द्रता का। आर्द्रता को अगर आपको इंग्लिश में पूछा जाए तो ह्यूमिडिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? ह्यूमिडिटी। देखिए, आर्द्रता होती क्या है? वायु में उपस्थित जलवाष्प को आर्द्रता कहते हैं। बात समझ में? सबसे छोटी सी परिभाषा है, वायु में उपस्थित जलवाष्प को क्या कहते हैं? आर्द्रता कहते हैं। देखिए, आर्द्रता शब्द कैसे लिखा जाता है? ये वाला र रहेगा तो समझ जाना हाइग्रोमीटर। कौन सा बेटा? हाइग्रोमीटर। इसको याद करने की ट्रिक है कि आर्द्रता में देखिए ये वाला र है, ठीक है, तो ये इसमें भी है, तो ये क्या होगा? इसे हाइग्रोमीटर के द्वारा मापा जाता है। बात समझ में आई? तो आप कभी भी मत भूलिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हर एग्जाम के लिए। कहीं ना कहीं आपको आर्द्रता किसमें मापी जाती है तो आप आराम से बता सकते हैं, हाइग्रोमीटर में, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं आर्द्रता के प्रकार, टाइप्स ऑफ ह्यूमिडिटी। देखिए, 3 प्रकार में मापन विधि बनाई गई है। एक निरपेक्ष आर्द्रता, इसको बोला जाता है एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। फिर विशिष्ट आर्द्रता, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। फिर तीसरा है सापेक्षिक आर्द्रता, जिसको बोलते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी, ठीक है। 3 प्रकार की आर्द्रता है। हम लोग क्या करेंगे? डिफिनीशन सहित बारी बारी से तीनों को समझेंगे। आइए हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, निरपेक्ष आर्द्रता है। क्या है? निरपेक्ष आर्द्रता। निरपेक्ष आर्द्रता होती क्या है, इसके बारे में समझना है। देखिए, एक निश्चित आयतन की वायु में उपस्थित जल वाष्प की मात्रा को निरपेक्ष आर्द्रता कहते हैं। देखिए, ये मान लीजिए आयतन है। क्या है? इसमें वायु भी रहेगी और जल वाष्प भी रहेगा। तो इसमें कह क्या रहा है कि उपस्थित जल वाष्प की मात्रा को केवल निरपेक्ष मात्रा कहेंगे। वायु को अलग कर देगा और निरपेक्ष मात्रा किसको कहेगा? जल वाष्प को। बात समझ में आ रही है? और आयतन आप लोग सुने होंगे कि आयतन को जो मापा जाता है वो घन मीटर में मापा जाता है। किसमें मापा जाता है? घन मीटर में। और आर्द्रता को जो मापा जाता है, सॉरी, जल वाष्प को, वो किसमें मापा जाता है? ग्राम में। किसमें मापा जाता है? ग्राम में। तो आप कह सकते हैं कि एक निश्चित आयतन की वायु में उपस्थित जल वाष्प की मात्रा को निरपेक्ष आर्द्रता कहते हैं। निरपेक्ष आर्द्रता को इस ग्राम और ग्राम प्रति घन मीटर में व्यक्त किया जाता है। आप समझ जाइएगा कि जल वाष्प को ग्राम में मापते हैं और आयतन को घन मीटर में मापते हैं, तो उसी में व्यक्त किया जाता है। बात समझ में आ गई? नेक्स्ट लाइन है, जब तापमान बढ़ता है तो भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा आप सबको पढ़ा दिए हैं। तो जब जल वाष्प बढ़ेगा
तापमान के बढ़ने पर भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर निरपेक्ष आर्द्रता में कमी आ जाती है। बात समझ में आ रही है? जल वाष्प में क्या होती है? कमी आ जाती है। अब हम लोग चलेंगे विशिष्ट आर्द्रता पे, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी पे। स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी होता क्या है, विशिष्ट आर्द्रता, इसके बारे में समझेंगे। देखिए एक निश्चित आयतन की वायु में उपस्थित, देखिए निश्चित आयतन हो गया, बात समझिए, वायु में उपस्थित कुल जल वाष्प के भार को वायु के कुल भार से अनुपात को विशिष्ट आर्द्रता कहते हैं। इसमें वायु का अनुपात भी होगा और किसका? जल वाष्प का, ठीक है, दोनों के अनुपात को, इसमें केवल एक रहा, इसमें केवल जल वाष्प को नाप रहा था, लेकिन इसमें क्या है, वायु को भी और जल वाष्प को, दोनों को जब मिला के अनुपात बनाएगा तो उसी को कहेंगे विशिष्ट आर्द्रता। क्या कहेंगे? विशिष्ट आर्द्रता। इसे ग्राम किलोग्राम में मापा जाता है। आपको हम बता ही दिए कि बेटा जल वाष्प को किस में नाम मापा जाता है? ग्राम में, और वायु को इसमें किस में मापा जाएगा? किलोग्राम में। तो ये इसको ग्राम किलोग्राम में मापा जाता है। तो मात्रक पूछेगा तो आप लोग बता दीजिएगा ग्राम किलोग्राम। और जब वायु दाब बढ़ता है तो विशिष्ट आर्द्रता कम हो जाती है। विशिष्ट आर्द्रता का मतलब हवा भी कम होगी, वायु और जलवाष्प भी कम होगी। बात समझ में आ रही है? उसको विशिष्ट आर्द्रता कहते हैं। अब हम लोग तीसरा पढ़ेंगे, सापेक्षिक आर्द्रता। नोट कर लीजिए, देखिए तीसरा है सापेक्षिक आर्द्रता या अपेक्षित आर्द्रता। इसी को बोलते हैं सापेक्षिक और अपेक्षिक, ठीक है, कहीं भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। सापेक्षिक और अपेक्षिक में एक ही चीज है। इसमें होता क्या है, एक निश्चित तापमान पर निश्चित आयतन की वायु की आर्द्रता, सामर्थ्य, नमी धारण करने की क्षमता तथा उसमें उपस्थित वास्तविक आर्द्रता के अनुपात को सापेक्षिक अपेक्षित आर्द्रता कहते हैं। जैसे देखिए ये हमारा आयतन है, बात समझ रहे हैं? तो आयतन में क्षमता इसकी है 10 किलोग्राम रखने की और ये रख रहा है 8 किलोग्राम, बात समझ रहे हैं? और नमी धारण करने की क्षमता इसकी कितनी है? 15 किलोग्राम मान लीजिए। तो ये जो अनुपात बता रहा है 10:8 का अनुपात हो रहा है, इसी अनुपात को बेटा क्या कहते हैं? सापेक्षिक आर्द्रता या अपेक्षित आर्द्रता। बात समझ गए? आगे देखिए, इसे प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है। इसे किस में व्यक्त किया जाता है? प्रतिशत में। तापमान कम होने पर सापेक्षिक आर्द्रता बढ़ जाती है। जब तापमान इसमें कम होगा तो सापेक्षिक आर्द्रता क्या होगी? बढ़ जाएगी। और तापमान अधिक होगा तो घट जाएगी। बात समझ रहे में आ रही है? आगे देखिए, 100% सापेक्षिक आर्द्रता होने पर ही वायु का संघनन होता है। बात समझ में आ गई होगी? अब देखिए हम लोग पढ़ेंगे प्रति चक्रवात। चक्रवात पढ़े थे और प्रति चक्रवात। चक्रवात जैसा इसको भाग में पार्ट में बांट के नहीं पढ़ना है, केवल हमको ये जानना है कि प्रति चक्रवात होता क्या है, इसके बारे में समझना है। क्योंकि चक्रवात का सेम उल्टा क्या होता है? प्रति चक्रवात। अगर चक्रवात ऐसे ऐसे साइक्लोन में घूम रहा है तो प्रति चक्रवात ऐसे ऐसे घूमेगा। बात समझ रहे हैं? उसमें लो प्रेशर होता था, धरातल से ऊपर उठती थी, लेकिन इसमें क्या होगा कि हाई प्रेशर, ऊपर से हवा आएगी और नीचे क्या होगा? हाई प्रेशर बनेगा, तो उल्टा घूमेगा, प्रति चक्रवात होगा। जैसे इसको हम समझते हैं डिफिनीशन के माध्यम से। देखिए यह चक्रवात के विपरीत परिघटना है, मतलब चक्रवात का उल्टा प्रति चक्रवात होता है। इसमें हवाएं केंद्र के बाहर की ओर चलती है। उसमें क्या होती थी? देखो चक्रवात में क्या होता था कि लो प्रेशर होता था, ये जो हवा थी अंदर की ओर चल रही थी। हवा कहाँ चल रही थी? अंदर की ओर। लेकिन इसमें क्या होगा प्रति चक्रवात को कि हाई प्रेशर होगा और हवा कहाँ जाएगी? बाहर की ओर। हवा कहाँ जाएगी? बाहर की ओर। इसमें केंद्र पर उच्च वायु दाब पाया जाता है। देखिए केंद्र पर क्या पाया गया? हाई प्रेशर पाया गया। क्यों पाया गया? क्योंकि देखिए ये बादल से जब हवाएं चली तो ऊपर से नीचे की ओर आई, केंद्र की ओर आई, तो यहाँ पे हाई प्रेशर हुआ। जब हाई प्रेशर होगा तो ये हवा कहाँ होंगी? बाहर चली जाएंगी। कहाँ होंगी? बाहर जाएंगी। इसी को बोलेंगे बेटा प्रति चक्रवात। प्रति चक्रवात के भाग को पढ़ते हुए हम लोग जाएंगे संघनन को पढ़ते हुए। धीरे धीरे हमारी ये टॉपिक क्या होगी? समाप्त होगी। आपके जितना सिलेबस में है उतना हम उससे ज़्यादा ही दे देंगे, क्योंकि आगे आप किसी भी भविष्य में एग्जाम में जाइए, बैठिए तो आप कर लीजिए। ठीक है? थैंक्स फॉर वॉचिंग माय क्लास, माय वीडियोज़।